भारत के इतिहास में अनेक वीर योद्धा हुए, जो बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही शौर्यवान और बहुत ही शक्तिशाली थे। उनमें से एक योद्धा ऐसा भी था, जिसके पास नियति की मार थी, जिसके पास शरीर पर 80 घाव थे, जिनकी एक आँख नहीं थी, जिनके एक हाथ नहीं था, जिनके पास एक पाँव नहीं था। फिर भी उन्होंने दिल्ली से लेकर गुजरात तक के सुल्तानों के अंदर एक भय पैदा कर दिया था कि भाई अगर वो आ गया तो हमारा क्या होगा। तो आज हम बात करेंगे उसी वीर योद्धा की जिसका नाम था संग्राम सिंह यानी कि राणा सांगा, जिन्होंने अपने दौर में विश्वासघात और नियति की मार को झेल करके अपने आप को हिंदूपत घोषित किया और मेवाड़, बिखरे हुए मेवाड़ को बचाया और उसको स्वाधीन रखा और ये भी बताया कि कमजोर मेवाड़ भी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। तो आज हम बात करेंगे महाराणा सांगा की। महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 ईस्वी में मेवाड़ में हुआ। इनके पिता थे राणा रायमल और इनके दो भाई और थे, जयमल और पृथ्वीराज। राणा सांगा अपने भाइयों में सबसे छोटे थे और बहुत ही योग्य थे। इनकी बुद्धि बहुत ही विलक्षण थी, बहुत ही तेज थी। तो इस चक्कर में जो पृथ्वीराज थे इनसे ईर्ष्या रखते थे कि भाई अगर ये इतना अभी से बुद्धिमान है, अभी से इतना योग्य है, तो कहीं ना कहीं उसको डर था कि राणा रायमल मरते मराते इसको गद्दी देके न चले जाए। और इस बात पर हमेशा बहस होती रहती थी कि राणा रायमल के बाद कौन उस गद्दी पर, मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा। तो ऐसे ही एक बार बहस हो रही थी, तो इन लोगों ने एक प्रस्ताव रखा कि कहीं चलते हैं और दिखाते हैं कि कौन, किसके भाग्य में लिखा है मेवाड़ की गद्दी। तो ये तीनों भाई मिलके एक ज्योतिष के पास जाते हैं, वहां पे अपना अपना हाथ दिखाते हैं और अपना हाथ दिखाने पे के बाद ये पता चलता है कि जो राजयोग है वो राणा सांगा के भाग्य में लिखा है। इस बात को सुनते ही पृथ्वीराज क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में तलवार से महाराणा सांगा के ऊपर हमला कर देते हैं, जिस हमले में महाराणा सांगा की एक आंख चली जाती है, बाईं आंख चली जाती है। तो देखिए कैसा संघर्षपूर्ण जीवन शुरू हो गया है महाराणा सांगा का और ये कहाँ तक जाएगा। तो महाराणा सांगा का वहीं से अज्ञातवास शुरू हो जाता है। महाराणा सांगा के चाचा बीच बचाव करके उनको वहां से भाग जाने का आदेश, मतलब कि सलाह देते हैं कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो जीवित नहीं बचोगे, पृथ्वीराज तुमको मार देगा। तो महाराणा सांगा वहां से निकल जाते हैं और वो चले जाते हैं श्रीनगर, जो कि अजमेर के पास था उसमें। वहां पर वे सैनिक के रूप में कार्य करते हैं और अपनी पहचान करमचंद पवार के, जिनके यहाँ ये सैनिक के रूप में काम करते थे, उनका नाम था करमचंद पवार, उनसे ये अपनी पहचान को गुप्त रखते हैं और नहीं बताते हैं कि मैं मेवाड़ का राजकुमार महाराणा सांगा हूँ या आने वाला महाराणा हूँ, मेवाड़ का अधिपति। वो इस बात की चर्चा करमचंद पवार से नहीं करते हैं और उनके यहाँ लगातार काम करते रहते हैं। इधर मेवाड़ में समय ने अपना खेल खेला और जयमल और पृथ्वीराज षड्यंत्र के हाथों शहीद हो गए। आपसी कलह और षड्यंत्र के काल ने उनको डस लिया। हुआ यूं कि अब मेवाड़ को देखने वाला केवल राणा बचा था, राणा रायमल, और उनका उत्तराधिकारी की जो जगह थी वो खाली हो गई थी। तो जब ये बात महाराणा सांगा को पता चलती है कि पिताजी अब अकेले हैं, तो वो तुरंत वहां से, श्रीनगर से मेवाड़ की तरफ रुख करते हैं और आते हैं। 1509 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक होता है और राणा रायमल के मृत्यु के पश्चात इनको मेवाड़ की गद्दी सौंपी जाती है। वो मेवाड़ जो बिखरा हुआ है, वो मेवाड़ जो कि कमजोर है, वो मेवाड़ जिसके चारों तरफ दुश्मन घेरे हुए हैं, आंख लगाए हुए हैं कि कब मौका मिले और कब हम मेवाड़ को अपने अधीन कर लें। उस समय उत्तर भारत में 3 बड़े सल्तनत हुआ करते थे, गुजरात, मालवा और दिल्ली। तीन की तीनों सेनाएं हमेशा तैयार रहती थी कि कब मौका मिले और कब हम मेवाड़ को झपट लें। तो उस बिखरे हुए मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं महाराणा सांगा और अब शुरू होता है इनका असली जीवन। अब इनके असली जीवन में कैसे कैसे मोड़ आएंगे वो हम देखते हैं आगे। महाराणा सांगा ने अपने जीवन का सबसे प्रथम युद्ध जो लड़ा वो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से 1517 ईस्वी में खातोली में लड़ा। तो इब्राहिम लोदी आक्रमण कर देता है मेवाड़ पे, क्योंकि समझता है कि मेवाड़ उस समय कमजोर है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि लगभग 9 साल बीत चुके हैं राणा सांगा को शासन करते हुए मेवाड़ पर। मेवाड़ पुनः सशक्त हो चुका है और महाराणा सांगा ने
इब्राहिम लोदी को खातौली के इस मैदान में ऐसा हराया कि केवल दिल्ली को ही नहीं, बाकी बड़े सल्तनत जो थे उनको भी पता चल गया कि मेवाड़ कमजोर भले है लेकिन वो अधीन किसी के नहीं है। कमजोर मेवाड़ भी किसी के हाथ नहीं आने वाला है। इसका परिचय महाराणा सांगा ने खातौली में 1517 में इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से हरा कर दिया था। अब इस हार का बदला लेने के लिए इब्राहिम लोदी लौट तो जाता है, लेकिन 1 साल बाद पुनः आक्रमण करवाता है अपनी विशाल सेना मियां माखन के जरिए। मियां माखन के नेतृत्व में अपनी विशाल सेना को भेजता है मेवाड़ पर फिर से युद्ध करने के लिए। वो जो युद्ध हुआ था वो बाड़ी में हुआ था। बाड़ी नामक जगह में ये युद्ध हुआ और एक बार राणा सांगा ने फिर से मारा, पूरे विशाल सेना को फिर से मारा। जो 1517 का युद्ध था, 1 साल पहले का युद्ध था, उसमें महाराणा सांगा ने अपनी एक हाथ और एक पैर गवा दिए थे। महाराणा के हाथ पे एक तेज तलवार की धार से वार हुआ और उनका हाथ कट गया था और उनके पैर में एक तीर लगा था जो कि उनके घुटने पे लगा था, जिससे उनका पैर अपाहिज हो गया था। तो महाराणा सांगा जो थे उन्होंने केवल युद्ध में एक वो था कि युद्ध जितने भी युद्ध हुए उन्होंने निशान लिए, तो इसलिए उनको कहा जाता है कि उनके शरीर पे 80 निशान थे केवल घाव के, और उनके एक हाथ कट गया था, उनका एक पैर से अपाहिज हो गए थे, भाई ने आंख फोड़ दी थी। तो ये सारी जो विडंबनाएं थी वो महाराणा सांगा के साथ ही हो रही थी कि वो जितनी बार भी युद्ध किए उतनी बार कहीं ना कहीं निशान लेके लौटे, कोई ना कोई उस युद्ध का चिन्ह लेकर लौटे। लेकिन फिर भी राणा सांगा अपने जीवन में कभी हार नहीं और कभी अधीनता किसी की स्वीकार नहीं करी। लेकिन अभी तो केवल खेल शुरू हुआ था, अभी बहुत सारी बाकी थी। अभी मालवा के सुल्तान से युद्ध बाकी है। अभी काबुल से जो बड़ा खतरा महाराणा सांगा की तरफ बढ़ रहा है, बाबर, उससे युद्ध करना बाकी है। बाबर ने अपने बाबरनामा में कहा है कि उत्तर भारत का जो सबसे बड़ा काफिर है वो महाराणा सांगा है। समझ लीजिए किस तरह की उपमा दी गई है महाराणा सांगा को। तो कितना शौर्य रहा होगा महाराणा सांगा का, भले ही उनके पास एक हाथ, एक पैर और एक आंख नहीं थी। जानेंगे हम आगे दूसरे पार्ट में कि महाराणा सांगा ने मालवा के सुल्तान के साथ क्या किया और आने वाले बड़े खतरे बाबर को कैसे निपटाया, या क्या हुआ महाराणा सांगा के साथ उस युद्ध में।